मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़ी बहन। एक दिन मौजा शिवगंज में शाम के वक्त कई औरतें एक नीम के नीचे बातें कर रही थीं। तारा ने एक ऐसे खाविंद का जिक्र करते हुए जिसने अपनी बीवी को महज इसलिए डंडों से मारा था कि वो बिला उसकी इजाज़त के गंगा नहाने चली गई थी, गुस्से के साथ कहा, ऐसे आदमी के मुंह में आग लग जाए। ये सुनकर औरतें सन्नाटे में आ गईं। किसी ने हाथ सीने पर रख लिया, किसी ने दांतों से जबान दबाई। तारा को यह कहना मुनासिब नहीं था। कुंदन ने त्योरी बदलकर कहा, तारा बहन, तुम जबान संभाल कर बात नहीं करती। अपना शौहर था, मार ही बैठा तो क्या हुआ। कुंदन जयगोपाल चौधरी की बीवी थी। बाबू जयगोपाल दुनिया के उन चंद खुशकिस्मत आदमियों में थे जिन्हें बगैर हाथ पैर हिलाए दोनों वक्त लुक़्मा तर खाने को मिल जाता है। वो साल भर में एक बार लगान वसूल करने के लिए घर से बाहर निकलते थे। बाकी साल भर वो अपने दालान में बैठे गपशप किया करते। मगर ये गांव उनकी मौरूसी मिल्कियत नहीं थी। मौरूसी जायदाद तो बाबू मदन गोपाल मरहूम के ज़माने ही में खुर्द बुर्द हो चुकी थी। जय गोपाल के खुसर ने उन्हें तकलीफ़ में देखकर ये गांव गुजारे के लिए दे दिया था। वो इसके अलावा हर महीने अपने दामाद की इमदाद करता रहता था। जय गोपाल की खूब आराम से कटती थी और आइंदा के लिए उन्हें कोई अंदेशा नहीं था। बूढ़ा ससुर लावल था, उसके आंखें मूंदते ही 20,000 सालाना नफ़ा की जायदाद हाथ लगेगी। ऐसे खुशनसीब आदमी दुनिया में कितने होते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जयगोपाल अपने ससुर की मुबारक मौत के ख्वास्तगार थे, मगर साल में 2-3 बार वो उस रोज़े सईद की आरजू में सत्यनारायण का पाठ ज़रूर करवाते थे। खैर, जयगोपाल के 10 साल बड़े आराम से गुजरे। 3 बच्चे हुए। पेट ने गुंबद नुमा सूरत इख्तियार की। चांदी के बाल झड़ने लगे। खुशकिस्मती के आने का रास्ता साफ होने लगा, मगर आना किसे था और आई कौन। जो बात ना होने चाहिए थी वो हो गई और उसने जयगोपाल का मुस्तकबिल सियाह कर दिया। 60 बरस के सिन में बूढ़े खुसर के एक बच्चा पैदा हो गया। जयगोपाल ने सुना और सर पीट कर रह गए। कुंदन ने बूढ़े बाप को खूब जी भर कर कोसा और उस तिफले नौजाइदा की लाश देखने की तमन्ना जाहिर की। कहने लगी, बूढ़ा 60 बरस का हुआ मगर अभी हवस नहीं गई, अब इसे गले से बांधें। ये सआदतमंद बेटी थी। खुद गर्जी वाय खुद गर्जी। इस बच्चे ने जयगोपाल की बेफिक्रियों और ऐश परस्तियों का खात्मा कर दिया। अपनी नन्ही सी मुट्ठी से उसने जयगोपाल की सारी उम्मीदें और आरजुएं, हौसले और अरमान मसल डाले। ससुराल से नवेद आया मगर वो शरीक न हो सके। उन्हें अब अपनी रोज़ी की फिक्र दामनगीर हुई। आसाम चले गए और एक चाय के कारखाने में मुलाजमत कर ली। ज़िंदगी में पहली बार इतना दूर दराज सफ़र करना पड़ा। वो अब तक कभी तन्हा नहीं रहे थे। बीवी और बच्चे उनकी ज़िंदगी का जुज़्व बन गए थे। कई माह तक उनकी तबीयत न जमी, मगर जूं जूं दिन गुजरते गए तूं तूं घर का ख्याल कमज़ोर होता गया। साल भर मुश्किल से गुजरा होगा कि जय गोपाल के दिल में एक नया जोश पैदा हुआ, और वो ये था कि अब घर की हालत सुधारनी चाहिए। मोहब्बत की जगह इरादों ने छीन ली। पहले हफ्तेवार खतूत जाते थे, फिर 15वें दिन जाने लगे। यहाँ तक कि दूसरा साल गुजरते गुजरते ये नौबत हो गई कि महीने में एक ख़त लिखने की भी फुर्सत न मिलती थी। मगर कुंदन की कैफियत इसके बिल्कुल बरक्स थी। जयगोपाल से उसे वही मोहब्बत थी जो आम तौर पर बीवियों को होती है, यानी शौहर की खिदमत दिलो जान से करती थी। वो मोहब्बत जो दिल को बेचैन करती है, जो आँखों को रुलाती और जिगर को तड़पाती है। वो पुरजोश जज्बा जो दिल के कुल एहसासात पर हावी हो जाता है, कुंदन को नहीं था। वो कभी अपने शौहर से अलग नहीं हुई थी और इसलिए उन एहसासात से, उन हसरतों से जो कुछ फिराकी में अपना जोर दिखाते हैं, वो मानूस नहीं थी। रिश्ता मोहब्बत में गांठ थी मगर ढीली, लेकिन जुदाई के इस झटके ने इस गांठ को मजबूत कर दिया। मोहब्बत की आग जो दबी हुई पड़ी थी, जुदाई की हवा पाकर भड़क उठी। कुंदन के दिल में एक नई और पुरजोश मोहब्बत ने औद किया। वो अक्सर खामोश और उदास रहने लगी। तन्हाई से उसकी तबीयत मानूस होने लगी। कभी कभी अकेले में रोया करती। खतूत ज़्यादा पुरशौक होने लगे। वो सोचती, बला से मुझे मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं गाढ़ा पहनूंगी। बला से मुझे तकलीफ़ होगी, मैं तकलीफ़ सहूंगी। कुंदन अगरचे कई बच्चों की माँ थी, मगर उस वक्त उसके दिल में एक नशे शबाब की मतवाली नाजनीन का जोशे मोहब्बत उमड़ने लगा। उसको कितनी ही ऐसी बातें याद आती थीं जो उसने जयगोपाल का दिल दुखाने के लिए कही थीं। कितनी बार उनसे रूठी थी, कितनी बार उनसे लड़ी थी। इन बातों को वो याद करके रोती थी। उसने सच्चे मासूमाना जोश के साथ अपने दिल में अहद किया
کہ اب انہیں کچھ نہ کہوں گی، وہ جیسے رکھیں ویسے ہی رہوں گی۔ بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس نوزائیدہ بچے نے، جس کا نام نونی چندر رکھا گیا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی قسمت جگا دی۔ ان کی محبت چاروں طرف سے سمٹ کر اس پر جم گئی۔ وہ لڑکا نہیں تھا، ان کی مدت العمر کی دعاؤں اور آرزوؤں نے انسانی شکل اختیار کر لی تھی، مگر بوڑھے ماں باپ کی تقدیر میں بچے کا سکھ دیکھنا نہیں بدا تھا۔ تیسرے سال اس کی ماں بیمار پڑی۔ اسے معلوم ہوا کہ اب میں نہ بچوں گی۔ تب اس نے کندن کو بلوایا۔ کندن جانے سے ضرور انکار کر دیتی، کیونکہ اسے اب اپنے ماں باپ سے نفرت ہو گئی تھی، مگر ان دنوں شیو گنج میں پلیگ پھیلا ہوا تھا۔ کندن کو انکار کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ کندن کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور خوب روئی۔ باپ نے ہزاروں دعائیں دی، مگر مکان کی مہریاں اور لونڈیاں اس مہمان کو دیکھ کر جل گئیں اور اس کی طرف طنز آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ اکثر اسے بے ادبی کر بیٹھتی۔ مہری کہتی، اب کوئی کہاں تک پانی بھرے، دن بھر پانی ڈھوتے ڈھوتے کولہا رہ جاتا ہے۔ مہراجن کہتی، یہ لڑکے جانے کہاں کے مر بھکے ہیں، چولہا جلا نہیں کہ سب آ کے گھیر لیتے ہیں۔ کندن یہ سب سنتی اور پی جاتی۔ اپنی ماں کی تکلیف دیکھ کر اس کا دل کچھ کچھ پگھل گیا تھا۔ آخر ایک روز بوڑھی عورت کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ اس نے نونی چندر کا ہاتھ پکڑ کر کندن کے ہاتھ میں دیا اور روتی ہوئی دنیا سے سدھار گئی۔ ماں کے مرتے ہی کندن کے مزاج میں خوش آئند تبدیلی واقع ہوئی۔ نونی چندر سے جو اسے نفرت تھی وہ جاتی رہی۔ اس مرجھائے ہوئے یتیم بچے کو دیکھ کر اسے اس پر ترس آتا۔ جب اس کے اپنے لڑکے نونی کو مارتے اور وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے آتا اور جی جی کا آنچل پکڑ کر فریاد کرتا تو کندن کا کلیجہ مسوس اٹھتا تھا۔ وہ نونی کو مادرانہ جوش کے ساتھ گود میں اٹھا لیتی اور کلیجے سے چمٹا کر پیار کرتی۔ کندن کے مزاج میں یہ تبدیلی کیوں واقع ہوئی؟ شاید اس لیے کہ بوڑھی ماں نے بچے کو اس کے سپرد کیا تھا، یا ممکن ہے بے کسی کے خیال نے نفرت پر فتح پائی ہو۔ بہرحال کندن اب اپنے بھائی کو اپنے بچے سے زیادہ چاہنے لگی۔ نونی کی فریادیں اب اکارت نہ جاتیں۔ اگر کبھی طفلانہ مناقشات میں نونی ہی جسارت کرتا تو بھی کندن اسے سزا نہ دیتی۔ نونی کو روتے دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا اور بچہ بھی اس سے کچھ ایسا ہلا کہ اپنی ماں کو بھول گیا۔ 3 مہینے کے بعد کندن کا باپ بھی مرا۔ اس نے اپنی وصیت میں جے گوپال کو نونی کا سرپرست قرار دیا اور گزارے کے لیے اسے ایک گاؤں بھی دیا۔ کندن اب اس گھر کی مالک ہوئی اور نونی اس کے دل کا۔ جے گوپال خبر پاتے ہی آسام سے چلے آئے اور زمینداری کا انتظام کرنے لگے۔ جے گوپال اب پہلے کا سا بے فکر آزاد منوش آدمی نہ تھا۔ اب وہ شاطر، معاملہ فہم، دنیا دار بابو بن گیا تھا۔ اسے روپیے کی چاٹ پڑ گئی تھی اور ہر دم اسی دھن میں رہتا۔ پردیس میں اس نے خوب کمایا اور خوب خرچ کیا۔ چائے کے باغوں میں ناجائز نفس پرستیوں کے بے شمار موقع ہیں، ان سے اس نے خوب دل کھول کر فائدہ اٹھایا۔ خلاصہ یہ کہ اس کے مزاج میں اب چھچورا پن آ گیا تھا اور کندن جیسی بھولی عورت جس کی نگاہوں نے سامنے تاکنا نہیں سیکھا تھا، اب اس کے دل کو قابو میں نہ رکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک عرصہ دراز کے بعد اپنے شوہر کو پھر پایا تھا اور اس کی دلجوئی و خاطرداری میں پہلے سے بھی سرگرم ہو گئی تھی، مگر جوں جوں وہ نزدیک آنے کی کوشش کرتی تو جے گوپال اس سے دور بھاگتا تھا۔ جے گوپال نے پہلے ہی دن سے نونی چندر کے ساتھ مغایرت کا برتاؤ کرنا شروع کیا۔ اس کی طرف دیکھتا تو نفرت کے ساتھ، بات کرتا تو ترش لہجے میں۔ کندن بھائی کی محبت میں شوہر کو اپنا شریک بنانا چاہتی، لیکن اگر وہ کبھی اسے گود میں لے کر جے گوپال کے پاس چلی جاتی تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ کچھ دنوں تک تو غریب کندن نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جے گوپال کے دل میں صفائی ہو جائے، مگر آخرکار اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے نونی کا قصور اب تک معاف نہیں کیا اور نہ اب اس کی توقع تھی۔ اور وہ قصور کیا تھا؟ پیدا ہونا۔ پہلے جب کبھی نونی اور اس کے بھانجوں میں جنگ ہوتی تو کندن ہمیشہ اپنے یتیم بھائی کی طرف رہا کرتی، اس لیے ان کو نونی کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ مگر اب عدالت کا رخ پلٹ گیا تھا۔ نئے منصف نے آ کر نیا قانون جاری کیا تھا، جو فریاد کرتا تھا اسی کی سزا ہوتی تھی۔ جب کبھی جے گوپال نونی کو مارتے اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے آہستہ آہستہ کندن کے پاس آتا تو وہ اسے گود میں اٹھا لیتی اور مکان کے کسی گوشے میں جا کر خوب روتی، اور جب تک نونی اسے چپ نہ کراتا رویا کرتی۔ جوں جوں جے گوپال نونی کے ساتھ زیادہ بے رحمی کرتے تو کندن کے دل میں اس کی محبت زیادہ ہوتی۔ جے گوپال کو نونی کا رونا اور بولنا سن کر بخار سا چڑھاتا تھا، اور جس وقت وہ نیند میں ہوتے اس وقت تو نونی کی زبان کا کھلنا گویا شامت کا آنا تھا۔ جب وہ سوتے تو کندن بھائی کو گود میں لے کر سب سے اونچی منڈیر پر لے جاتی اور اسے تھپک تھپک کر لوریاں سناتی اور سلاتی۔ اسی بنا پر کبھی کبھی جے گوپال کندن کو بھی سخت سست کہہ بیٹھتا تھا۔
दुर्गा पूजा में उसने अपने लड़कों के लिए रेशमी कपड़े बनवाए, मगर नोनी के लिए मामूली कपड़े भी न बनवा सका। कुंदन अपने बेकस भाई पर यह जुल्म देखती और दिल में ही बल खाकर रह जाती। नोनी उससे इस कदर हिल गया था कि दोनों वजूदों में अब कोई फर्क न बाकी रहा था। कुंदन के दिल में अब जय गोपाल की इज्जत रोज बरोज कम होती जाती थी। वो उसे मुश्तबा निगाहों से देखती। वो कभी नोनी को उसके पास तन्हा न रहने देती। इस कदर बदगुमान हो गई थी वो इस मामले में बावजूद दिली कोशिश के जयगोपाल के साथ वफादारी का बर्ताव नहीं कर सकती थी। जयगोपाल भी कुंदन की जानिब से हद दर्जा बदजन हो गया था। पहले वो नोनी को अपनी ख्वाब जिंदगी का परेशान करने वाला समझता था, अब कुंदन ही उस रास्ते में एक रुकावट थी जो उसे दौलत और सरवत की तरफ ले जा रहा था। उसे अपनी बीवी से अब मुतलक हमदर्दी न थी। कुंदन के दिल में भी यही एक मुहिम्मा था जो उसकी समझ में नहीं आता था। भैया दूज की तकरीब आई। कुंदन ने आज व्रत रखा। आज के लिए उसने पहले ही से तैयारियां कर रखी थी। नोनी के लिए उसने गुलाबी रंग का रेशमी कोट, नीले किनारे की धोती, सुनहरा रेशमी दुपट्टा मंगा रखा था। सुबह उसने नोनी को उपटन मला, नहलाया, कपड़े पहनाए और दस्तूर के मुआफिक उसके माथे पर दही और चावल का टीका लगा दिया। नोनी खुश रंग कपड़े पहने गाँव में खेलता फिरता था। साहब को तारा भी किसी काम से उस गाँव में आ गई थी। यहाँ तरह तरह के चर्चे हो रहे थे। तारा ने सुना और गुस्से में भरी हुई कुंदन के पास आकर बोली, बहन ये क्या स्वांग रचती हो? दिखावे के लिए तो नोनी का ऐसा लाड प्यार है, मगर घर भर उसकी जान का गाहक हो रहा है। सोने के कौर में जहर मिलाकर दे रही हो। कुंदन ने गुस्से से कहा, तारा बरस बरस के दिन ऐसी बातें जबान से ना निकालो। तारा ने जवाब दिया, मैं कोई बात अपने मन से बनाकर थोड़ी ही कहती हूँ। गाँव में जो कुछ सुना है वो तुमसे आकर कह दिया। जिसकी बदौलत तुम्हें सारी दुनिया का सुख मिल रहा है, उसी के लिए अब कांटे बोए जा रहे हैं। शेखपुरा में 8 आने पर तुम्हारे भांजे खरोद गोपाल का नाम चढ़ा दिया गया है और कई इलाकों में ऐसी ही चालें चली जा रही हैं। मगर याद रखो, ऐसी दौलत कभी हजम नहीं होती। ईश्वर सब देखता है। कुंदन रोने लगी। जब जयगोपाल घर में आए तो उसने ये जिक्र छेड़ा। जयगोपाल बोले, मैं तो चाहता था कि ये बात तुम्हारे कान तक ना पहुंचे। मुझे खुद बड़ा धोखा हुआ। बात यूं है कि मैंने शेखुपुरा का इंतज़ाम खरोद के सुपुर्द कर दिया था, मगर खरोद ने सरकारी लगान बाकी डाल दी और जब वो गांव नीलाम पर चढ़ा तो उसे अपने नाम से खरीद लिया। मुझे तो कल मालूम हुआ है। कुंदन ने कहा, तो तुम उज़रदारी क्यों नहीं करते? जयगोपाल ने कहा, उज़रदारी से अब कोई काम ना चलेगा। अलावा इसके अपने भांजे से मुकदमेबाजी करना बदनामी की बात है, लोग हंसी उड़ाएंगे। कुंदन को इत्मीनान नहीं हुआ। वो समझ गई कि ये सब चालें नोनी के तबाह करने के लिए चली जा रही हैं। उसकी अक्ल अब कुछ काम न करती थी। औरत इन मामलात को क्या समझे? मैं कैसे नोनी को बचाऊं? क्या बेकसों का कोई मददगार नहीं है? क्या दुनिया में कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? कोई मुझे कलेक्टर साहब के पास ले चलता तो मैं उनसे सब हाल कह सुनाती। मुझे खुद जाना चाहिए। मैं बड़े लाट तक फरियाद ले जाऊंगी, मगर नोनी पर जुल्म न होने दूंगी। उसके कुछ दिनों बाद नोनी बीमार पड़ा। बरसात के दिन थे, चारों तरफ मलेरिया फैला हुआ था। नोनी भी उसका शिकार हुआ। 3 दिन बुखार न उतरा और न बच्चे ने आंखें खोली। गांव में एक बैद जी थे। वो दोनों वक्त आते और दवा देते, मगर उनकी दवाओं से मुतलक अफाका न हुआ। चौथे दिन कुंदन ने जयगोपाल से कहा, जाकर शहर से शारदा बाबू को ले आते तो अच्छा होता। नोनी का बुखार अब तक नहीं उतरा। जयगोपाल ने लापरवाही से कहा, शारदा बाबू जाने शहर में हैं या नहीं? अभी 2-4 रोज और बैद जी की दवा खिलाओ। कुंदन ने कहा, बैद जी की दवा से कोई फायदा नहीं हुआ और उसकी हालत खराब होती जाती है। जयगोपाल ने कहा, अभी कुल 3 ही दिन तो बुखार आया है। कुंदन ने कहा, तुम जरा चल के उसे देखो तो, कैसा पीला हो गया है। जयगोपाल ने कहा, अच्छा, कल मैं डॉक्टर बाबू के पास जाऊंगा। जयगोपाल सवेरे उठे और दिन भर गायब रहने के बाद शाम को खबर लाए कि डॉक्टर साहब घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। कुंदन को शौहर की बातों पर यकीन न आया। रात को जब सब सो गए तो उसने नोनी को गोद में लिया। गांव से मिली हुई सारू नदी बहती थी। घाट पर आकर एक कश्ती किराए की और 12 बजे वो डॉक्टर साहब के मकान पर पहुंची। शारदा बाबू उसके फैमिली डॉक्टर थे। देखते ही पहचान गए। कुंदन को इस हालत में देखकर उन्हें बहुत रंज हुआ। सूरत हाल समझ गए। कुंदन के लिए 2 कमरे खाली कर दिए और एक मेहरी का इंतजाम किया और नोनी के मुआलजे में मसरूफ हुए। रात गुजरी। अलग सुबह जयगोपाल जामे से बाहर गुस्से से कांपते हुए पहुंचे और कुंदन से कहा, खैरियत चाहती हो तो इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। कुंदन ने जवाब दिया, तुम इस वक्त मेरा गला भी काट डालो तो मैं ना जाऊंगी। जयगोपाल ने कहा, अच्छा तो अब मेरे घर मत आना, समझी? कुंदन ने अब की तनकर जवाब दिया, तुम्हारा घर? वो घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल घूंसा तान कर रह गया। उसी वक्त वहां से आकर रहने का मकान और बाग अपने बड़े लड़के के नाम लिखवा लिया और दूसरे दिन उसकी रजिस्ट्री भी हो गई।
कुंदन हफ्ते भर डॉक्टर साहब के यहाँ रही। नोनी को सेहत हो चली थी। उसका इरादा अभी और एक हफ्ते भर रहने का था, मगर घर और बाग के बह होने की खबर ने उसे वहां न रहने दिया। 1,500-2,000 की जायदाद हाथ से निकली जाती है। अपने बेटे को कुंदन उस वक्त गैर समझ रही थी। भाई बेटे से भी प्यारा हो गया था। कलेक्टर साहब मौसम सरमा का दौरा कर रहे थे। शेखुपुरा में क़याम किया। सुबह के वक्त वो अपने खेमे के सामने बैठे हुए थे। आसपास के मवाज़ियात से ज़मींदार और रौसा सलाम करने को हाजिर हुए थे। बाबू जयगोपाल भी सियाह अलपाके की चिपकन पहने सफ़ेद पगड़ी बांधे सलाम को हाजिर हुए। साहब बहादुर ने उनकी गैर मामूली तौर पर इज्जत की और उनके लिए कुर्सी मंगाई। जयगोपाल को हफ्त इक़लीम की दौलत मिल गई। ऐसा खुश नसीब कौन होगा। ज्ञानपुर के चक्रवर्ती और शाहगंज के चौधरी यही अरमान लिए बैकुंठ सिधार गए। जयगोपाल ने चारों तरफ तफक्कुराना अंदाज से देखा। गाँव के बनिए और मजदूर उनकी ये इज्जत देखकर सकते में आ गए। अफसोस सामगंज के सतर बाबू यहाँ नहीं है, वरना देखते कि मेरी कैसी इज्जत है। यकायक एक औरत सर से पैर तक चादर ओढ़े एक 5 साला लड़के की उंगली पकड़े आई और खड़ी हो गई। साहब ने पूछा, तुम कौन हो? कुंदन बोली, हुजूर मैं इसी गांव की एक दुखियारी औरत हूं, आपके पास फरियाद लेकर आई हूं। साहब ने कहा, अच्छा इजलास के कमरे में चलो, हम अभी आता है। कुंदन ने कहा, नहीं हुजूर, मेरी अर्ज यहीं सुन ली जाए। जयगोपाल के चेहरे पर एक रंग आता था और एक रंग जाता था। खिसियाए हुए बंदर की तरह कुंदन की तरफ घूर रहा था। अगर साहब का खौफ ना होता तो वो ज़रूर उस पर हमला कर बैठता। कुंदन कहने लगी, हुजूर ये लड़का मेरा भाई है। मैं बाबू माधु सुदन की लड़की हूँ, जिनका 2 साल हुए इंतकाल हो गया। ये बाबू साहब जो आपके सामने बैठे हुए हैं मेरे शौहर हैं। मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने इन बाबू साहब को अपने नाबालिग बच्चे का वली करार दिया और अपनी ज़मींदारी का 2 आना इनके गुजारे के लिए वसीयत में लिख गए। मगर इन बाबू साहब की अब नीयत बदली हुई है। ये मेरे गरीब भाई की सारी जायदाद अपने और अपने लड़कों के नाम करते जाते हैं। कोई इनका हाथ रोकने वाला नहीं। मैं इनकी बीवी हूँ, इनके काबू में हूँ, कुछ बोल नहीं सकती। इसका नतीजा ये होगा कि हुजूर के राज में एक यतीम पर कहर टूट जाएगा और उसकी जायदाद दूसरों के तसर्रुफ में आ जाएगी। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि यह लड़का आपको सौंप दूँ। अब इसके साथ इंसाफ करना आपका धर्म है। आप जो मुनासिब समझें किया करें। यह कहकर कुंदन खामोश हो गई। जयगोपाल ने फरते गैस से बीच में कई बार छेड़ने की जुर्रत की, मगर साहब के तेवर देखकर खामोश हो गए। आखिर साहब ने उनसे पूछा, ये सब सच है? जयगोपाल बोले, हुजूर मैं क्या अर्ज करूं। बाबू माधु सुदन कर्ज छोड़ गए थे, सो हुजूर कुछ ज़मीन मकफूल करके कर्ज अदा किया गया। साहब ने कहा, अच्छा आज कुल कागजात हमारे सामने पेश करो। जयगोपाल ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर। साहब ने तब कुंदन से कहा, अच्छा अब तुम जाओ, हम इस मामले में खूब कोशिश करेंगे। तुम्हारे भाई की जायदाद कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी नेकी और मुस्तकिल मिजाजी से हम बहुत खुश हुआ। कुंदन ने झुककर ज़मीन चूमी और नोनी को गोद से उतारकर साहब के सामने खड़ा कर दिया। नोनी रोने लगा, मगर साहब ने उसे चुमकारा और एक टेनिस का गेंद देकर उसे बहलाया। जब कुंदन चलने लगी तो साहब ने पूछा, इस लड़के को अपने साथ लेती जाओ, क्या कोई खौफ है? कुंदन ने कहा, हुजूर अब मैं इसे आपके सुपुर्द कर चुकी हूँ, मेरे साथ ये नहीं रह सकता। साहब ने कहा, और तुम कहाँ जाओगी? कुंदन ने कहा, मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी। कुंदन ने नोनी को गले लगाकर प्यार किया और आंखों में आंसू भरे रुखसत हो गई। 1 हफ्ते में इलाका कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ज़ेरे तहत आ गया और नोनी को पढ़ाने के लिए एक मास्टर रख दिया गया। जयगोपाल आसाम चले गए, मगर कुंदन को फिर किसी ने न देखा। वो जिस दिन साहब के यहाँ से लौटी उसी दिन उसे हैज़ा हो गया, मगर गांव वाले अब भी उसे तस्लीम नहीं करते और साहब को तारा अब भी कहती है कि कुंदन को हैज़ा नहीं हुआ था।